गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। आगे की कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, उसके कुछ एप्लीकेशंस कराए थे। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये बताया था। कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई और कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच कैसे निकलता है ये आपको बताया था। और डिफरेंट या वेरियस टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन शुरू करनी थी। और सबसे पहले नंबर पर उसमें जो हमें पढ़ना है वो है बेटा ये, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या होती है? इट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, या कुछ लोग इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसे हम डेल्टा एच नॉट एफ ऐसे करके भी लिख सकते हैं। खास बात कि इसका जो डेल्टा एच होता है इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव आल्सो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी कंपाउंड की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब सबसे खास बात कि डेफिनेशन क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन। यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आइए डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन कहती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी निकल भी सकती है, और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन, कब, जब 1 मोल, कितना, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल इज फॉर्म्ड, जब उसका 1 मोल फॉर्म होता है किससे, फ्रॉम इट्स, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, which are present या must be present in their most stable allotropic form। क्या मतलब है बेटा इन लाइंस का? मतलब समझते हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब जब 1 मोल किसी कंपाउंड का बनाना है, किससे, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो होनी चाहिए अपनी स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। ये स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से क्या मतलब है, पहले तो आइए इसी से मिल लेते हैं। स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है तो 2 एलोट्रॉप होते हैं बेटा, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। नेचर में ज्यादा कौन पाया जाता है, ग्रेफाइट के डायमंड, ग्रेफाइट। तो ये ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गई तो हम कहते हैं कार्बन है तो क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट एंड सॉलिड होना चाहिए। यदि हमारे पास सल्फर है तो ज्यादा पाया जाने वाला सल्फर कौन सा है, रोहाम्बिक, ये भी सॉलिड होना चाहिए। यदि आपके पास फास्फोरस है तो कौन सा होना चाहिए, व्हाइट फास्फोरस होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा पाया जाता है, ये भी सॉलिड है। हालांकि पुराने जमाने में हम रेड फास्फोरस को लिया करते थे। वैसे तो थर्मोडायनामिकल मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस ब्लैक होती है, पर समस्या ये है बेटा ब्लैक की हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है, वाइट की, इसलिए हम इसी को ले लेते हैं। यदि आपके पास हाइड्रोजन है तो वो H2 होनी चाहिए और गैस होनी चाहिए। यदि आपके पास ऑक्सीजन है तो वो O2 होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। यदि आपके पास क्लोरीन है तो वो Cl2 होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। यदि आपके पास ब्रोमीन है तो वो Br2 होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो बोर्ड पर लिखे हैं ये क्या है बेटा, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म, यानी जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो इन फॉर्म्स में होने चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चा? अब आपको क्या बनाना है, 1 मोल बनाना है कंपाउंड का।
तो पहले नंबर पे इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी हमें किसी के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है या हमें किसी का फॉर्मेशन लिखना है, तो जिसे फॉर्म करना है, जिस कंपाउंड को भी बनाना है, हमेशा उसका कितना लिखेंगे, 1 मोल लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आइए सिखाता हूँ, इन्हें बना लीजिए, क्योंकि इसी के आगे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं, कैसे इक्वेशन बनाई जाती है, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, डेफिनेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन। हटा दो बेटा, चलिए कुछ सेकंड्स रुका हूँ, आप बना लीजिए, फिर हटाता हूँ। आइए, आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि जिसे बनाना है हमेशा उसका 1 मोल लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे मुझे CO2 बनानी है तो मैंने 1 मोल लिखा, यदि मुझे वाटर बनाना है तो भी मैंने 1 मोल लिखा। चलिए कुछ और ही बना दो, लिख गया हूँ। सपोज C2H5SH थायो अल्कोहल बनाना है तो 1 मोल लिखेंगे। सपोज करिए आपको H2O बनाना है तो H2O का 1 मोल लिखेंगे। सपोज करिए आपको मीथेन बनानी है तो मीथेन का 1 मोल लिखेंगे। हमेशा याद रखिए जिसे बनाना है उसका 1 मोल लिखा जाता है हमेशा। बताइए व्हाट अबाउट CO2, ये CO2 क्या है, ये गैस है। ये क्या है, ये लिक्विड है। H2O क्या है, लिक्विड है। CH4 क्या है, गैस। मैंने इनकी फिजिकल स्टेट्स ली। किससे बनाना है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है बेटा, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। कौन कौन है, कार्बन है प्लस सल्फर है प्लस हाइड्रोजन है। कौन कौन है बेटा, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। कौन कौन है बेटा, कार्बन है प्लस हाइड्रोजन। ये तो एलिमेंट्स है। अब इनकी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म पे आ जाए भैया। कार्बन की कौन है, ग्रेफाइट सॉलिड। ऑक्सीजन कौन है, O2 गैस। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो ये जो पहली वाली रिएक्शन है इसमें जो भी एनर्जी चेंज होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होगी, वो कहलाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी, CO2 की। और इसकी वैल्यू होती है -94 किलो कैलोरी। कहते सर क्या ये हमें याद रखना है, नहीं याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे याद है तो मैंने लिख दी, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आ जाइए भैया, कार्बन फिर से वही, ग्रेफाइट होना चाहिए सॉलिड, सल्फर रोहाम्बिक होना चाहिए सॉलिड, हाइड्रोजन H2 होनी चाहिए गैस। बैलेंस कर ले, 2 कार्बन है, 1 सल्फर है और 6 हाइड्रोजन यानी 3H2। बैलेंस हो गई भाई। यहाँ पे आ जा, हाइड्रोजन H2 गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन O2 गैस होनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए हाफ, इधर कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 1 ही मोल बनाना था। कार्बन फिर से आ जा, ग्रेफाइट सॉलिड होना चाहिए, हाइड्रोजन H2 गैस होनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए। तो ये जितनी रिएक्शंस लिखी हैं बोर्ड पर, ये सब कहलाती है कौन सी, इक्वेशन फॉर्मेशन। तो यहाँ जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, C2H5SH का। जो भी वैल्यू दी होगी यहाँ पे, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, वाटर का। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं -68 किलो कैलोरी। इसी तरह से जो भी यहाँ पे चेंज होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, मेथेन का, जो भी वैल्यूज हों। तो ये सारी रिएक्शन क्या कहलाती है, फॉर्मेशन इक्वेशन। तो जब भी किसी की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है तो उसका हमेशा पहले 1 मोल बना लीजिए हमेशा, और उसके बाद इधर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिख दीजिए और आपके सामने होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी हमारा जो तरीका है उसको यदि हम थोड़ा सा देखें तो तरीका ये है कि इधर हम लिखते हैं क्या, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हमेशा किस साइड में, रिएक्टेंट की साइड में, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है, और राइट साइड में हमेशा बनाते हैं 1 मोल कंपाउंड। अब जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो एनर्जी देनी पड़ती है या जो एनर्जी आपको मिलती है, बस वही कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी ये हमेशा फिक्स होता है, ये वेरिएबल हो सकते हैं। देख लीजिए, तो किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन इक्वेशन ऐसे बनाते हैं बेटा,
जिसका फॉर्मेशन इक्वेशन बनाना है उसका 1 मोल प्रोडक्ट में पहले ही लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है और वो एलिमेंट लिखे जाते हैं अपनी मोस्ट स्टेबल नेचुरल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में। बना लीजिए। फिर एक आध क्वेश्चन में डेफिनेशन से करके दिखाता हूँ, फिर कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। बनाइए। बता दिया जाए। चलिए क्वेश्चन करना चाहते हैं एक आध। तो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.1 ग्राम, सॉरी गलती से ग्राम आ गया, 1 ग्राम ही है, 1 ग्राम ऑफ Fe combined with sulfur, evolving 3.77 kilojoule, 77 kilojoule of heat, kilojoule. Then कह रहा heat of formation of FeS in kilojoule will be। चलिए थर्मोकेमिस्ट्री PS सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास ऑलरेडी, मैं भेज चुका हूँ इसे। PS सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7, 4 ऑप्शंस दिए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑप्शंस, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालनी किसकी है, पहले ये बता दीजिए, FeS की। तो हमेशा इक्वेशन बनाते समय जिसकी निकालनी है उसका 1 मोल लिख लीजिए FeS। किससे बनाओगे भैया, Fe से प्लस सल्फर से, जो कि रोहाम्बिक होगा और सॉलिड होगा, ये सॉल्व, और आयरन तो वैसे भी सॉलिड होगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। तो ये बताइए आपको यदि इसका 1 मोल बनाना है, कितना बनाना है, 1 मोल। तो इसका 1 मोल बनाने के लिए आयरन आपको कितना चाहिए, आयरन भी 1 मोल चाहिए। और 1 मोल आयरन का मतलब होता है आयरन का ग्राम एटॉमिक वेट, यानी कितना चाहिए, 56 ग्राम। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है जो मैंने लिखी है बेटा? कितना चाहिए, 56 ग्राम, इतना आपको चाहिए। अब आपको जो दिया है उसकी बात करिए। वो आपसे कह रहा है कि जब ये 2.1 ग्राम है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 3.77। तो बताइए 1 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 3.77 अपॉन 2.1, तो 56 ग्राम कितनी करेगा, इंटू 56। इसका मतलब 1 मोल Fe से 1 मोल FeS बनाने में, 56 ग्राम से 1 मोल बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना? इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 100.5 किलो जूल। अब आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि क्वेश्चन में ये एनर्जी देनी पड़ रही थी कि निकल रही थी। तो पढ़ लीजिए, क्या बोल रहे थे बेटा, इवॉल्विंग, इतनी निकल रही थी। इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 100.5 किलो जूल। ये रहा आंसर, यानी आंसर आपका हो गया है 3rd। देख लीजिए भाई, कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है? मैंने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन से लगाया। कहीं कोई डाउट लग रहा हो इतने में तो बताइए। कोई डाउट नहीं लग रहा है तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 हटा दिया जाए, समझ में तो आ ही गया होगा बेटा, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ
of the following equation correctly represents the standard heat of formation of C2H6। करें इनमें से कौन सी इक्वेशन जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन को रिप्रेजेंट कर रही है? और ऑप्शंस आर, पहला वो कह रहा है 2 कार्बन डायमंड, पहला तो बिल्कुल गलत है, डायमंड तो ले ही नहीं सकते, प्लस 3H2 गैस गिव्स C2H6 गैस। ये आपकी पहली इक्वेशन जो आपको दी है। इक्वेशन नंबर बी पे आ जाते हैं। दे रहे 2 कार्बन ग्रेफाइट, नेचुरल बात है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, प्लस 3H2 गैस गिव्स C2H6 गैस, सॉरी लिक्विड, H6 लिक्विड। तीसरे पे आ जाइए, सी, अरे 2 कार्बन्स ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 3H2 गैस गिव्स C2H6 गैस। ठीक है, चौथे पे आ जाइए, डी, अरे 2C डायमंड सॉलिड प्लस 6H गैस gives C2H6 गैस। तो इसमें कौन सी रिएक्शन है, कौन सी इक्वेशन है जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन? तो हम कैसे बनाएंगे? जिसे बनाना है उसका 1 मोल ठीक लिखा है, गैस होनी चाहिए, तो ये तो बेकार हो गया पहले, क्योंकि लिक्विड है, गैस के लिए पूछा गया C2H6 गैस, तो ये तो बेकार होती, गैस होती है एथेन। अब आगे आ जाए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म डायमंड होती नहीं, ये भी बेकार है, ग्रेफाइट हो सकती है, ग्रेफाइट हो सकती है, डायमंड होती नहीं, ये भी बेकार है, या पहले ही काट चुके हैं, बची कौन सी? ये वाली। ऐसी तो बनाओगे ना, 1 मोल C2H6 लिखोगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और H2 लिखोगे, कार्बन ग्रेफाइट H2 गैस। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन। इतने में कहीं कोई डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब जब किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया जाता है, तो जो हीट निकलती है या जो हीट देनी पड़ती है वही कहलाती है उस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कुछ ज्ञान की बातें, इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट टिप्स में सबसे पहले नंबर पर जो बात हमेशा आपको याद रखनी है वो ये कि दुनिया में किसी भी कंपाउंड की जो एंथैल्पी होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में, कोई भी कंपाउंड, ये हमेशा उस कंपाउंड की, हमेशा याद रखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होती है। यानी यदि आपको किसी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है तो समझ लीजिए आपको उस कंपाउंड की एंथैल्पी दी है, और किसी कंपाउंड की एंथैल्पी दी है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है। बिकॉज, क्योंकि बड़ा आसान है समझना, हम किसी कंपाउंड को जब बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? एलिमेंट्स से। और एलिमेंट से जो बनाते हैं यहाँ पर वो क्या बनाते हैं? एग्जैक्टली 1 मोल कंपाउंड। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस में मौजूद हैं? अपनी नेचुरल स्टेट में मौजूद हैं, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में मौजूद हैं, और ये आपका कंपाउंड है। क्या यही हीट ऑफ फॉर्मेशन है? तो इसके लिए जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो हम ऐसी तो लिखेंगे ना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है आपका? कंपाउंड, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट्स आपके कौन है बेटा? एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स किस में हैं? अपनी नेचुरल स्टेट और मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में, तो इनका एंथैल्पी चेंज तो 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसकी? कंपाउंड। देखिए आप कहीं भी लगा दे, डेल्टा पे लगा दे या एच पे लगा दे, एक ही बात है। ये किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल्स टू द एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड
ऑलवेज, यानी उस कंपाउंड की एंथैल्पी। लीजिए प्रूफ होके आ गया, बिल्कुल आसान सा काम था, यही ऊपर लिखा है। तो कहते हैं कि किसी रिएक्शन में यदि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशंस दी गई हैं तो मान लीजिए कि आपको एंथैल्पीज दी गई हैं, किसकी, उन कंपाउंड्स की जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास है। क्लियर है बेटा, आसान सी टिप है। किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी हमेशा उस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होती है, हमेशा, मानी नहीं जाती, होती है। देखिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, क्योंकि फॉर्मेशन ऐसे होता है बेटा। और इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, आपने इसे प्रूव कर लिया। क्लियर। इसे न्यूमेरिकल्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए इसके लिए एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। हटा दो बेटा, क्वेश्चन नंबर, पहले से ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ES2 का कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आपको दी गई किस किस की, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कॉमा N2O गैस एंड N2O4 गैस आर। क्या दी हुई है बेटा, -110 -110 कॉमा -393 कॉमा प्लस 811 कॉमा एंड 10 लिखिए, इसमें तो शायद 10 ही होगी, 10 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली दैट कह रहा है डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन इज, और आपको उसने एक रिएक्शन गलती से दे दी है, उस रिएक्शन से मिल लीजिए, जो रिएक्शन वो आपको दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है N2O4 प्लस थ्राइस CO gives N2O प्लस थ्राइस CO2, ये दे रहा है। इसके लिए डेल्टा H पूछ रहा है, पहले बताइए व्हाट विल बी द डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, कितना होगा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें पता है बेटा कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो किसके बराबर होगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2। यस और नो, लीजिए, इतने में कहीं कोई डाउट है, ये तो आपके हो गए किसके, प्रोडक्ट के, माइनस क्या घटा दें, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आ जा भैया, रिएक्टेंट में कौन है, एंथैल्पी ऑफ N2O4 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO। लीजिए, हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और ऊपर अभी आपको बताया था मैंने कि किसी भी कंपाउंड की जो एंथैल्पी है वही उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो सभी जगह जहां मैंने एंथैल्पी लिखी हैं, क्या मैं वहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगा सकता हूं, लगा सकते हैं। यदि लगा सकते हैं तो वैल्यूज आपको ऊपर गिवन है सबकी, रख दीजिए भैया, जरा कितना आएगा देखिए, बताइए। N2O की वैल्यू कितनी गिवन है, N2O कहाँ पे दिया है, N2O ये रहा बीच में, तो N2O की वैल्यू देखिए कितनी है, 811, कितनी है, 811 प्लस, ठीक है, माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि CO2 की -93 है, तो 3 इंटू 393 माइनस, वैल्यूज रख रहा हूँ। बताइए N2O4 की कितनी है, सबसे लास्ट में N2O4 दी है, यानी कितनी दी है N2O4 की 10 प्लस CO की कितनी है, CO की है माइनस की 110, कितने CO 3, तो 3 इंटू माइनस की 110
10। लीजिए, इसे सॉल्व करना है बस आपको, उम्मीद है कर लेंगे। चलिए मैं ही आपके लिए कर देता हूँ। बताइए सबसे पहले ये कितना आएगा, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 यानी 7, 2 रिमाइंडर, 3 3 ज़ा 9, यह आएगा 1197। और इसमें से कितना घटाना है, 811 माइनस कर दीजिए। तो 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 368। इतना समझ में आया बेटा? यहाँ इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 330 और इसमें से प्लस का 10 कम कर दीजिए तो माइनस का 320 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 320। तो माइनस का 368 है, प्लस का 320 है, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस का 48 किलो जूल आंसर। ढूंढा जाए कोई है क्या? यस, चौथा आंसर। देख लीजिए कहीं किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा, सबकी वैल्यू दी है, सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेटा, वही कंपाउंड की क्या होती है, एंथैल्पी। तो जहां जहां हीट ऑफ फॉर्मेशन दी थी वहां वहां मैंने कंपाउंड के एंथैल्पी को रखा, कैलकुलेशन किया था। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो आपका काम है, छोटा सा काम था बेटा। पहला क्वेश्चन था PS2 का, बिल्कुल इजी आसान सा क्वेश्चन। देख लीजिए कहीं कोई डाउट लग रहा हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, खैर चलिए मैं बोल ही नहीं रहा, ये तो आप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देना है मुझे। हो गया, हटा दिया जाए। आसान से क्वेश्चन है, 5 6 सब इसी पैटर्न पे है, आप कर लेंगे। हटा दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन जरूर मैं कर देता हूँ, ये भी है तो डेफिनेशन पर ही बेस्ड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी आपको डेल्टा H0F दिया है, किसके लिए दिया है, फॉर। देख भाई किसके लिए दे रहा है, CO2 के लिए गैस होती है, CO के लिए गैस होती है, एंड H2O लिक्विड होता है। सिर्फ इनके लिए दे रहा है, नहीं H2O गैस दे रहा है, सॉरी कोई बात नहीं, देने दीजिए। H2O गैस R, वैल्यूज दे रहा है माइनस की 393.5 कॉमा माइनस की 110.5 एंड माइनस की 241.8 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, किलो जूल पर मोल respectively. So the enthalpy change delta H for the reaction in kilojoule, रिएक्शन लिख लेते हैं हम। तो रिएक्शन दे रहा है CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स CO गैस प्लस H2O गैस, क्योंकि उसने गैस दी तो हमने भी गैस लिख दी है जो रिएक्शन दी गई। इसके लिए पूछा है व्हाट इज द डेल्टा H, बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना होगा। दिस वन इज द क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंज। ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन भी दिए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑप्शन, हमें तो क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है, समझना है, सीखना है। तो बता भाई इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, वो कैसे निकालोगे? बिल्कुल वैसे ही, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में बताइए कौन कौन है, एक तो है CO, तो एंथैल्पी ऑफ CO प्लस दूसरा कौन है बेटा H2O, तो एंथैल्पी ऑफ H2 हो गया। ये तो हो गया आपके प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट पर आ जा भाई। रिएक्टेंट कौन है आपको जरा बताइए, एक तो हो गया CO2
प्लस, एक हो गया हाइड्रोजन। अब व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन तो एलिमेंट है और किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी हमेशा जीरो होती है, यानी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी जीरो ही होगी पक्का। अब मैं इन्हीं को चेंज करना चाहता था ना फॉर्मेशन में, तो कैसे करता हूँ ध्यान से सुनना। जो एंथैल्पी ऑफ CO है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है, जो एंथैल्पी ऑफ वाटर है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, जो एंथैल्पी ऑफ CO2 वही फॉर्मेशन है, यहाँ भी वही फॉर्मेशन। अब उसकी तो जीरो है, छोड़ ही दीजिए, बाकी की अपन वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। आइए बताइए, CO की वैल्यू कितनी दी है? माइनस की 110.5, वाटर की कितनी दी है? माइनस की 241.8, ये तो हो गए प्रोडक्ट। माइनस इसकी कितनी दी है CO2 की बेटा? माइनस माइनस प्लस की 393.5, वो तो जीरो हो गई। अब इसको जोड़ लेते हैं, आसान है, कुछ मुश्किल तो है नहीं। 8 और 5 13, रिमाइंडर बचा 1, 1 और 0 1, रिमाइंडर का 1 आ गया 2, 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो माइनस का 352.3 प्लस का 393.5। उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। आइए इधर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 393.5 और 352.3 घटा दीजिए, बताइए 0.5, 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 1, 9 से 5 गया 4 और ये तो हो गया है 0, यानी कितना आएगा 41.2 प्लस का के माइनस का प्लस का, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस का 41.2 किलो जूल। ये रहा आपका आंसर, ये मैं हटा देता हूँ। तो आंसर आपका आ गया है सेकंड, प्लस का 41.2। देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान सा सवाल था। ज्ञान की बात नंबर 1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो जहाँ कहीं भी मुझे एंथैल्पी रखनी होती है या हीट ऑफ फॉर्मेशन रखना होता है, मैं दोनों को सेम मानता हूँ, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बराबर होती। ये थी ज्ञान की बात नंबर 1। आइए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 2, इंपॉर्टेंट टिप नंबर 2, और इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब फिर से जरा आप एक बार समझिएगा मेरी बात, कि आप जिस कंपाउंड को बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? इन एलिमेंट्स से। कितना बना रहे हैं भैया? 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि इस रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होगा तो एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो कंपाउंड पे एनर्जी कम बचेगी कि ज़्यादा बचेगी? कम बचेगी। कंपाउंड पे एनर्जी जितनी कम बचेगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी इस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन पर। तो हम ऐसे करके इसे क्या लिख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की या किसी भी प्रोडक्ट की जो आप बना रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस बात के? कितनी ज़्यादा निगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। चलिए इधर एफ लिख देता हूँ तो कंपाउंड लिखना आसान हो जाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और कहीं यही वैल्यू सपोज करिए गलती से पॉजिटिव हो जाए, यानी प्रोसेस कैसी हो जाए? एंडोथर्मिक। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए क्या होगा यदि वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो, पहले समझिएगा। जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो हीट रिलीज हो रही है। अब यदि मैं कहूं कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब जब मैं एलिमेंट से कंपाउंड बना रहा हूँ तो एनर्जी देनी पड़ रही है, और यदि एनर्जी देनी पड़ेगी तो कंपाउंड के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। जितनी ज़्यादा दोगे एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी घटेगी। तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, जितनी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी, प्रोडक्ट की या कंपाउंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं या जो एक्सोथर्मिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द, वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी कम है। तो जितना एक्सोथर्मिक होगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना एंडोथर्मिक होगा प्रोडक्ट उतना कम स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे देख रहा हूँ, उसे करके दिखाऊंगा। जरा ऐसे बना लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। जो शीट मेरे हाथ में है बेटा ये आपको मिल जाएगी, आपके पास उसमें पड़ी होगी। मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्मेट पे भेजी, आप प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं, तब काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनना। कह रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किस किस की दे रहा है देखिएगा, ओजोन की, कॉमा किसकी दे रहा है, CO2 की, कॉमा किसकी दे रहा है, अमोनिया की। सब अपनी गैसों स्टेट में है बेटा, कॉमा और किसकी दे रहा है, HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड R। लीजिए इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, कितनी दे रहा है, पहले की दे रहा है 142.2 प्लस की 142.2, दूसरे की दे रहा है माइनस की 393, माइनस की 393.3, कॉमा तीसरे की दे रहा है माइनस का 46.2, माइनस का 46.2, एंड सबसे लास्ट वाले की दे रहा है प्लस की 25, प्लस की 25.9 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ये दे रहा है, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या हो। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑप्शंस, मैं सीधे आंसर बनाना चाहूँ। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, दूसरी ये वाली। ये किसके लिए, CO2 के लिए। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सोच लीजिए हाँ या ना। मोस्ट स्टेबल होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा स्टेबल। दूसरे नंबर पर नेगेटिव किसकी है, अमोनिया जी। तो CO2 इज मोर स्टेबल देन अमोनिया जी। बाकी 2 की पॉजिटिव है। कम पॉजिटिव किसकी है, देखो HI की। कम पॉजिटिव किसकी है, HI की। तो उसके बाद स्टेबल HI। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसकी है, ओजोन की। सबसे कम स्टेबल ओजोन। ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो O3 की सबसे कम, CO2 की सबसे ज़्यादा। तो O3 फिर HI फिर अमोनिया फिर CO2, आंसर हो गया 3rd। क्या समझ में आया है बेटा, देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो इसमें। ये था हीट ऑफ फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बाकी आपके पास PS2 थर्मोकेमिस्ट्री का है हीट ऑफ फॉर्मेशन का, इसमें हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चन भी हैं। और मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पूरा कराया, अभी हीट ऑफ कंबशन बाकी है। इसको बनाइए, फिर हम लोग चलते हैं आइए आगे हीट ऑफ कंबशन। हो गया, हटा दो। तो ये था बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। अगली हेडिंग पे चलते हैं, दूसरे नंबर। हीट ऑफ फॉर्मेशन के बाद जो दूसरी है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन? इसे हम डेल्टा H0C या COMB कंबशन ऐसे करके लिखते हैं। खास बात
ये हमेशा निगेटिव ली जाती है। हालांकि एक्सेप्शंस थे इसके, मैंने आपको बताए भी थे, पर हम इसे हमेशा कैसा मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो जब भी बेटा हीट ऑफ कंबशन की बात करेगा तो इट इज टेकन विद निगेटिव साइन ऑलवेज। आज मैं इसे यहीं तक रखता हूं क्योंकि कंबशन में काफी समय लगने वाला है, थोड़ी टाइम टेकिंग, लेकिन थोड़ा सा सिखा देता हूँ, स्टार्ट किया तो कुछ तो बता ही देता हूँ। तो व्हाट इज द हीट ऑफ कंबशन? तो कहता क्या है सुनिएगा। हीट ऑफ कंबशन में आप क्या करते हैं, आपको जिसे जलाना है आप उसका 1 मोल ले लेते हैं। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए। देखिए जहां बात सब्सटेंस की आती है, पदार्थ की आती है, तो केमिस्ट्री में मैंने पदार्थ को 2 ही चीज़ों में पढ़ा था, हमेशा 2 ही पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया था कि जो सब्सटेंस है या तो होता है एलिमेंट, तो 1 मोल एलिमेंट लीजिए, या होता है कंपाउंड, तो या फिर आप 1 मोल कंपाउंड लीजिए और हमारे पास कुछ नहीं है, या तो कंपाउंड या एलिमेंट ले लिया। अब इसे आप क्या करिए, जलाइए। इसे हम क्या करेंगे, जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे। किसमें जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। एक्सेस ऑफ O2 लेंगे और क्या करेंगे, इसे बर्न या कंबशाइज, इसे जलाया, या केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करते ही जो सब्सटेंस या एलिमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स में, ऐसे करके। और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा या जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम होगा हीट ऑफ कंबशन। तो क्या बोलते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन में ऐसे बोलते हैं बेटा इसे हम कि डेफिनेशन पे आइए, डेफिनेशन में ऐसे बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज्ड ऑलवेज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, मैं ऊपर लिख चुका हूं, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या बर्न, इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज, एक ही बात, ऑक्सीडाइज किया मैंने, कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। मैंने आपको बनाना सिखाया, आइए जलाना भी सिखाता हूं एलिमेंट और कंपाउंड्स को। तो उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जब किसी कंपाउंड का 1 मोल, किसी सब्सटेंस का 1 मोल कंप्लीटली जलाया जाता है और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स में, तो रिएक्शन कहलाती है कंबशन, और जो एनर्जी मिलती है वो कहलाती है हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है भैया? तो इस डेफिनेशन के बाद आइए जरा कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कैसे हम इसको दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा जिसे भी जलाना है, सपोज करिए आप एलिमेंट चाहते हैं, और एलिमेंट क्या चाहते हैं, कार्बन, और कार्बन भी कौन सा चाहते हैं, ग्रेफाइट जलाना चाहते हैं, सॉलिड। या आप एलिमेंट जलाना चाहते हैं, कौन सा एलिमेंट जलाना चाहते हैं, हाइड्रोजन जलाना चाहते हैं, ये गैस है। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल हाइड्रोजन। कल आप कहें कि हम तो बेंजीन जलाना चाहते हैं जी, तो हमने बेंजीन का 1 मोल लिया, बेंजीन लिक्विड होती है। कल आप कहें तो C2H5SH जलाना चाहते हैं, तो इसका भी हम 1 मोल लेंगे, ये भी लिक्विड होता है। कुछ और जलाने का मन है, ये आप कहते हैं हम तो मीथेन जलाना चाहते हैं, तो मीथेन गैस होती है, मैंने इसका 1 मोल। तो जिसे जलाना है उसका 1 मोल लेते हैं हमेशा, लीजिए। अब आप साथ में लिख देते हैं क्या, ऑक्सीजन। एक बात याद रखिए, जिसे जलाना है उसका 1 मोल लिया है तो उसके मोल से बिल्कुल भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, ऑक्सीजन आप एक्सेस में ले रहे हैं तो जितनी आपको जरूरत होगी उतनी आप यूज कर लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जलाया जाए भाई, तो कार्बन ग्रेफाइट को जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस, रिएक्शन बैलेंस।
हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O गैस भी बन सकती है, लिक्विड भी बने, लिक्विड बना दिया, ये गैस है, और बैलेंस करने के लिए हाफ। इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जिसको जलाना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। हमेशा याद रखना, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये 1 मोल एक बार लिख गए तो लिख गए हैं बेटा, इनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये 1 मोल थे, 1 मोल ही रहेंगे। अब इसको जलाना है तो कार्बन किस में बदल जाएगा, अपने ऑक्साइड CO2 में। हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा, अपने ऑक्साइड H2O में। बैलेंस कर लिया जाए जरा, कितने कार्बन है 6, तो 6 CO2 ले ले। कितने हाइड्रोजन है 6, तो 3 H2O ले ले। ऑक्सीजन कितनी है 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15/2 ले ले या 7.5। ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, ये क्या है, लिक्विड। सही है। इसको जला भैया, कार्बन को जलाएगा CO2 बनेगी, सल्फर को जलाएगा SO2 बनेगी। कुछ लोग कहेंगे SO3 बन सकती है सर, डी ब्लॉक चल रहा है, मैंने उसमें आपको पढ़ाया है। SO2 को SO3 में बदलने के लिए कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, प्लेटिनम, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, कोई भी, वरना SO2 SO3 में अपने आप नहीं बदलती। हाइड्रोजन बदल जाएगा H2O, यानी सल्फर हमेशा SO2 में जलेगा। कार्बन कितने हैं 2, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6। बैलेंस कर लिया जाए जरा, तो बता भैया कितने ऑक्सीजन लगेंगे यहाँ पर, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक 9 चाहिए, हैं कितने O2, इसको 9 में कन्वर्ट करें, सही लिखा ना, 4 2 6 और 3 9, यानी 9/2, 4.5 O2 ऐसे लिख सकता हूँ। बैलेंस है ना ठीक से। नीचे आ जा, मेथेन को जलाया भैया, कार्बन किस में बदल जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन किस में बदल जाएगी H2O में। कितने कार्बन है 1, तो 1 हाइड्रोजन, 4 हैं तो 2 बना दे भैया। तो बैलेंस करने के लिए 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 कर दे, सारी ऑक्सीजन गैस होंगी। अब इस पे आ जा, CO2 क्या है बेटा, गैस है, SO2 क्या है बेटा, गैस है, H2O क्या है, लिक्विड है, H2O लिक्विड है, CO2 गैस है। तो ये सारी रिएक्शन जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, या क्या कहलाती है, कंबशन इक्वेशन। यानी यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ कंबशन। किसका, ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। जो भी वैल्यू होगी निगेटिव में हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। या जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ किसकी, C6H6 बेंजीन की। जो भी वैल्यू निगेटिव में होगी हम ले लेंगे। ये कहलाएगा कंबशन ऑफ, और ये कहलाएगा कंबशन ऑफ मेथेन। तो ऐसे करके कंपाउंड को जलाया जाता है, ऐसे करके कंबशन इक्वेशंस बनाई जाती हैं। तो जब भी आपको कोई कंबशन इक्वेशन बनानी है तो जिसे जलाना है बेटा उसका हमेशा 1 मोल लेते हैं और 1 मोल जलाकर बना देते हैं उसके एलिमेंट के ऑक्साइड जितने भी बन रहे हैं आपके सामने। तो पहले ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को जलाना सीखें, कंबशाइज कराना सीखें, हम कंबशन इक्वेशन लिखना सीखें। जब तक हमें फॉर्मेशन इक्वेशन और कंबशन इक्वेशन लिखनी नहीं आती होंगी हम थर्मो के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे बेटा। तो क्या समझ में आया है कि कैसे लिखते हैं किसी भी चीज़ का कंबशन? तो ऐसे लिखी जाती है कंबशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन कहेगा कि 1 ग्राम मेथेन को जलाने पर इतनी एनर्जी मिली, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन कितनी होगी? तो उसके लिए हम 1 मोल जलाएंगे, मतलब जिसे जलाना है उसका 1 मोल लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इसका भी करके दिखाता हूँ, आप इसे एक नज़र डाल लीजिए। कुछ नहीं किया है मैंने, उधर बस जिसे जलाना था उसका 1 मोल लिया है और जला के उसके प्रोडक्ट बना दिए। हटा दो। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। क्वेश्चन से क्या कह रहा है? कह रहा है 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ये रिलीज होती है ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ CH4। तो कह रहा है बताइए एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 विल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं?
तो हीट ऑफ कंबशन मेथेन की पूछिए तो पहले मेथेन का 1 मोल लिखेंगे, लिख लीजिए। इसे जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला लीजिए। क्या बनाएंगे बेटा? हम बनाएंगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का H2O, और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4। बस याद करने वाली बात कि हम जिसे जला रहे हैं उसे कितना लेना है? 1 मोल लेना है। और याद रखिए 1 मोल मेथेन का मतलब होता है आपको कितना लेना है? 16 ग्राम, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। अब क्वेश्चन में आपको जो दे रहा है उससे क्वेश्चन को आगे बढ़िए। आपसे कह रहा है कि जब आपने 1 ग्राम CH4 लिया है और इसे जलाया है तो आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? 4 किलो कैलोरी। तो बताइए जब आप 16 ग्राम यानी 1 मोल CH4 को जलाएंगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 4 × 16 बराबर 64 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। यस और नो? पर हमसे ये नहीं पूछा है कितनी मिलेगी, कह रहे हीट ऑफ कंबशन बताइए। तो ये बताइए कि ये मिलने वाली एनर्जी है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कितनी हो गई? जरा बता दीजिए। निकालनी थी तो निकल आई। कितनी हो गई? 64, क्योंकि यही निकल रही है बेटा। कितनी हो गई? 64 किलो कैलोरी। क्योंकि निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो टेक एन विद नेगेटिव साइन। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे वो 64 प्लस का नहीं, 64 माइनस का लिखेंगे हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि हमेशा होती है नेगेटिव वैल्यू। यानी जिसके लिए निकालनी है उसका 1 मोल जलाना है, कम नहीं। कहते 2 मोल जलाया गया था, इतनी निकली, तो 2 के लिए कंबशन नहीं, 1 के लिए निकालनी है। आप हमेशा याद रखिए जब भी वो कंबशन के लिए बात करेगा तो आप 1 मोल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करिए। क्लियर? ये था हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन। उस डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हेडिंग डाल दीजिएगा ज्ञान की बातें। हम इंपॉर्टेंट टिप देखेंगे हीट ऑफ कंबशन के लिए। थोड़ा लंबा एक लेक्चर में ख़त्म हो मुश्किल है, कोशिश करूँगा 2 लेक्चर्स में इसे ख़त्म कराऊँ। थोड़ा सा बड़ा है बेटा, फिर भी देखते हैं जितना हो सकता है नेक्स्ट क्लास में। आज इसे हम केवल यहाँ तक रखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट टिप्स ज्ञान की बातें, आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।